वायना अपने नाना के पुराने घर की अटारी में धूल से लड़ रही थी। सूरज की किरणें छत के शीशों से होकर आती, जिनमें धूल के कण नाच रहे थे। वो बॉम्बे से यहां इस छोटे से कस्बे रानीपुर अपने नाना के अंतिम संस्कार के बाद सामान संभालने आई थी। नाना प्रोफेसर थे और उनका ये घर किताबों और रहस्यों से भरा पड़ा था। एक पुराने ट्रंक के तल में उसे चमड़े से बना एक ट्यूब मिला। उसमें से एक पार्चमेंट निकला जो सदियों पुराना लग रहा था। उसे खोलते ही वायना की सांस रुक गई। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। इसमें रानीपुर के पास के उस विशाल अछूते जंगल काला पहाड़ का विवरण था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लौटकर नहीं आते। पर इस नक्शे में जंगल के बीचों बीच एक चमकते सितारे का निशान बना था और नीचे लिखा था, जहां समय ठहर जाता है वहां सच्चाई छिपी है। नाना की डायरी के एक पन्ने पर उनकी लिखावट में एक नोट था, अगर तुम ये पढ़ रही हो वायना, तो समझ जाओ कि मैं सब कुछ नहीं बता पाया। काला पहाड़ सिर्फ एक जंगल नहीं है, वो एक दरवाजा है और इस नक्शे की चाबी हमारे खून में है। अगले दिन सुबह वायना ने एक छोटा बैग पैक किया। पानी, कुछ खाना, टॉर्च, नक्शा और नाना की डायरी। स्थानीय गाइड बिरजू ने आने से साफ मना कर दिया था। बहन जी, वो जंगल नहीं है, वो भूतों का घर है। वहां जो गया वो या तो लौटा नहीं, या फिर लौटा तो सही पर उसका दिमाग यहीं छूट आया। पर वायना अड़ी रही। दोपहर तक वो जंगल के किनारे पहुंच गई। सामान्य जंगलों से ये एकदम अलग था। यहां के पेड़ लगभग काले रंग के थे। उनकी छाल पर ऐसी लकीरें थीं जो देखने में किसी अजीब भाषा के अक्षर जैसी लगती थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज नहीं, कीड़ों की आवाज नहीं, सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी। नक्शे के अनुसार उसे एक विशाल साल के पेड़ से शुरुआत करनी थी, जिसके तने पर 3 गहरे निशान थे। वो पेड़ मिल गया और उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया जिस ओर नक्शे में तीर बना था। कुछ ही देर में वायना ने पहली अजीब चीज देखी। एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था और उस पर कुछ खुदा हुआ था। वो नाना की डायरी में दिए गए प्राचीन संकेतों जैसा लग रहा था। डायरी में लिखा था, वे पत्थर रास्ता बताते हैं, पर सिर्फ उन्हें देख सकते हैं जो देखना जानते हैं। वायना ने ध्यान से देखा। पत्थर पर बनी लकीरें सूरज की रोशनी पड़ते ही कुछ और ही आकृति बनाने लगी। एक तीर जो बाईं ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में तो दाईं ओर जाना था। किस पर भरोसा करे? उसने अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करने का फैसला किया और बाईं ओर मुड़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जंगल और भी घना होता गया। हवा ठंडी थी, हालांकि बाहर तेज धूप थी। तभी उसने एक आवाज सुनी, बच्चों के हंसने की आवाज। पर यहां तो कोई नहीं हो सकता था। आवाज एक झरने की दिशा से आ रही थी। वो आवाज की ओर बढ़ी। एक छोटा सा झरना था और उसके पास 2 बच्चे खेल रहे थे, जो लगभग 100 साल पुराने कपड़े पहने हुए थे। वायना हैरान रह गई। आर्य, तुम लोग यहाँ कैसे? बच्चों ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और भागकर पेड़ों के पीछे छिप गए। वायना ने उनका पीछा किया, लेकिन वे गायब हो गए थे। जहां वे खड़े थे वहां सिर्फ पुराने सूखे पत्ते थे। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। एक युवक पेड़ के नीचे बैठा कुछ लिख रहा था। उसकी पोशाक 1940 के दशक जैसी थी। वायना ने पुकारा, नमस्ते। युवक ने सिर उठाया। उसका चेहरा परिचित लगा। तुम हो कौन? मैं वायना हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आया था शोध के लिए, युवक ने कहा। उसकी आवाज में एक सपाटपन था। पर अब जाने का रास्ता भूल गया हूं। यहां समय अजीब है। आपका नाम क्या है? वायना ने पूछा। मेरा नाम, युवक ने कहा, और तभी उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी, जैसे धुएं में विलीन हो रही हो। मैं भूल रहा हूं, याद रखना रास्ता। और वो गायब हो गया। वायना कांप उठी। क्या ये सब उसका दिमाग खेल रहा था? नाना की डायरी में एक जगह लिखा था, जंगल में समय रैखिक नहीं है, वो गोलाकार है जैसे एक सर्पिल। अतीत, वर्तमान और भविष्य यहां एक साथ मौजूद हैं। वो फिर चल पड़ी।
अब और सतर्क। नक्शा बताता था कि वो सही रास्ते पर है। सितारे का निशान अब और करीब था। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा छाने लगा। पर यह अंधेरा सामान्य नहीं था। ये एक सघन काले रंग का पर्दा था जो धीरे धीरे हर चीज को निगल रहा था। वायना ने टॉर्च चलाई, पर उसकी रोशनी सामने केवल 10 कदम तक ही जा पा रही थी, मानो अंधेरा रोशनी को सोख रहा हो। तभी उसे पेड़ों के बीच हलचल सुनाई दी। कोई चल रहा था, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। वायना ने रुक कर सुना। कदमों की आवाज 2 थी, नहीं 3, नहीं कई सारे, चारों तरफ से। कोई है? वायना की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ कदमों की आवाज जो और करीब आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ आकृतियां दिखीं, इंसानी पर नहीं। वे लगभग पारदर्शी थीं, जैसे धुंध से बने हों, और उनके चेहरे थे ही नहीं, सिर्फ एक धुंधला सा ओवल। वे उसके चारों ओर घेरा डाल रहे थे। वायना ने नक्शा निकाला। तभी एक अद्भुत घटना हुई। नक्शे पर बना वो चमकता सितारा वास्तव में चमकने लगा। एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी जो आसपास के अंधेरे को थोड़ा हटा रही थी, और उस रोशनी के संपर्क में आते ही वे धुंधली आकृतियां पीछे हटने लगीं, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। एक ने हाथ बढ़ाया और रोशनी पड़ते ही उसकी उंगलियां धुएं की तरह उड़ने लगीं। वायना ने नक्शे को ऊंचा उठाया और सितारे से निकलती रोशनी ने उसके लिए एक रास्ता बना दिया। वो तेजी से उस रास्ते पर भागी जिधर नक्शे का तीर इशारा कर रहा था। करीब आधे घंटे की भागदौड़ के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंची। वहां का दृश्य उसे अवाक कर गया। सामने एक प्राचीन संरचना थी, पत्थरों से बनी एक गोलाकार इमारत जो एक वेधशाला जैसी लग रही थी। उसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चक्र था जिस पर आकाश के नक्षत्रों की आकृतियां उकेरी हुई थीं, और चारों तरफ पत्थर के खंभे थे जिन पर वही अजीब भाषा खुदी हुई थी जो नाना की डायरी में थी। नक्शे का सितारा अब इतना तेज चमक रहा था कि वो पूरे मैदान को रोशन कर रहा था। वायना ने देखा कि वेधशाला के बिल्कुल केंद्र में एक पत्थर का स्लैब था और उस पर एक गोलाकार गड्ढा था। गड्ढे के आकार को देखकर वायना की सांस रुक गई। वो नक्शे के ठीक बराबर था। उसने हिचकिचाते हुए नक्शे को उस गड्ढे में रख दिया। बिल्कुल फिट बैठ गया। तभी एक जोरदार कंपन शुरू हुआ। पत्थर का चक्र घूमने लगा। आकाश में बादल हटने लगे और चांद निकल आया जो उस रात पूर्ण था। चांद की रोशनी सीधे वेधशाला के केंद्र में पड़ी और नक्शे से निकलने वाली नीली रोशनी के साथ मिलकर एक चमकदार प्रकाश स्तंभ बना दिया, और फिर प्रकाश में छवियां उभरने लगीं। वे तस्वीरें थीं इतिहास की। वायना ने देखा प्राचीन काल के लोग जो इस वेधशाला का निर्माण कर रहे थे, वे सिर्फ खगोल शास्त्री नहीं थे, वे समय के रहस्यों को जानने वाले ऋषि थे। एक महान प्रयोग। उन्होंने समय को मापने की कोशिश की, पर गलती से उसे एक स्थान पर फंसा दिया, इस जंगल में। जंगल का विस्तार होना और उसमें फंसे लोग, वे सभी जो इसमें घुस गए और बाहर नहीं निकल पाए, उनकी यादें, उनके क्षण यहीं अटक गए। उस युवक की छवि जो उसे मिला था, वो उसके नाना का छोटा भाई था जो 1947 में इस जंगल में गया था और कभी वापस नहीं लौटा। और आखिर में उसके नाना की छवि, युवा नाना, इसी वेधशाला में खड़े एक पत्थर पर कुछ लिखते हुए। नाना की आवाज गूंजी सीधे उसके मन में, वायना, अगर तुम यहां हो तो तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। ये जंगल कोई श्राप नहीं है, ये एक दुर्घटना है, एक प्राचीन त्रुटि जो समय को यहां फंसाए हुए है। इस वेधशाला को नष्ट करो। पत्थर के केंद्र में एक स्विच है, उसे दबाओ और ये सब खत्म हो जाएगा। समय फिर से बहने लगेगा। पर ध्यान रहे, जो इस जंगल में फंसे हैं वे शायद ही बच पाए। वायना ने देखा प्रकाश स्तंभ के बीच वे सभी छवियां, बच्चे, युवक और कितने ही अन्य लोग, वे सब देख रहे थे।
उनकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या तुम हमें मुक्त करोगी? क्या तुम हमें विलीन हो जाने दोगी? वायना के सामने एक नैतिक दुविधा थी। अगर वो इस वेधशाला को नष्ट कर देती तो शायद ये जंगल सामान्य हो जाए और आने वालों के लिए सुरक्षित। पर जो लोग पहले से यहां फंसे थे, उनका अस्तित्व शायद हमेशा के लिए मिट जाए। वे शायद पहले से मर चुके थे, पर क्या उनकी स्मृतियों को मिटाने का उसे अधिकार था? उसने नाना की डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कभी कभी सच्ची मुक्ति विस्मरण में होती है और कभी कभी रहस्य को रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है। वायना ने फैसला किया। उसने पत्थर के केंद्र में हाथ डाला। वहां एक उभरा हुआ बटन था। उसने एक बार फिर उन सभी छवियों की ओर देखा। उस युवक ने, जो उसके नाना का भाई था, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक स्वीकृति। उसने बटन दबा दिया। एक गहरा कंपन, एक चमकती रोशनी और फिर सन्नाटा। वायना की आंखें खुली। वो जंगल के किनारे उसी साल के पेड़ के पास पड़ी थी जहां से उसने शुरुआत की थी। आसमान में सुबह का सूरज चमक रहा था। उसने अपने आसपास देखा। नक्शा गायब था। उसकी जेब में सिर्फ नाना की डायरी थी। वो उठी और कस्बे की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे बिरजू मिला, जो उसे ढूंढ रहा था। अरे बहन जी, आप कहां थीं? हम सब चिंतित थे। मैं जंगल में थी। वायना ने कहा। बिरजू ने हैरानी से देखा। पर आप ठीक लग रही हैं। आमतौर पर जो लोग वहां से लौटते हैं वे। उसने बात बीच में रोक दी। वे क्या? कुछ नहीं, चलिए आपको घर ले चलते हैं। कस्बे में लौटते हुए वायना ने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। कुछ बदला हुआ लग रहा था। पेड़ों का रंग अब उतना काला नहीं था और दूर से पक्षियों की चहचहाट आ रही थी। उस शाम जब वो नाना के घर में बैठी थी, उसने अखबार उठाया। एक छोटी सी खबर थी। काला पहाड़ जंगल में अचानक पक्षियों की आवाज सुनाई दी, दशकों बाद। वैज्ञानिक हैरान। और दूसरे पन्ने पर एक और खबर। स्थानीय महिला ने अपने भाई को पहचाना, जो 1947 में लापता हुआ था। महिला का कहना है कि उसे सपने में दर्शन हुए और उसे शांति मिली। वायना मुस्कुराई। शायद उसने सही किया था। पर तभी उसकी नजर नाना की डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जो अब तक खाली था। उस पर नई लिखावट उभर रही थी, वही प्राचीन भाषा में, और उसके नीचे अनुवाद। एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुलता है। तुमने इसे सुलझाया, अब तुम इसकी रक्षक बनोगे। काला पहाड़ सो गया है, पर उसकी नींद हमेशा के लिए नहीं। जब भी समय फिर से उलझेगा, नक्शा फिर प्रकट होगा, तुम्हारी ही भावी पीढ़ियों के लिए। वायना ने खिड़की से बाहर देखा। चांद निकल रहा था और उसकी रोशनी में दूर जंगल की रेखा पर कुछ झिलमिलाया, जैसे एक तारा टिमटिमा रहा हो। जंगल शांत हो गया था, पर रहस्य अभी जीवित था, और अब वो इस रहस्य का हिस्सा थी।